सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया मेरे को निमंत्रण करने के लिए। आज का दिन जो स्पेस वैज्ञानिक है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। यह है वर्ल्ड स्पेस एक्सप्लोरेशन डे। आज का दिन 20 जुलाई 1969 ये पहले चंद्रमा पे अपोलो 11 अवतरण किया था। और आपको सबको याद है जब नील आर्मस्ट्रांग जो पहला पदक से रखे तो पहले बोले जे दिस इज ए स्मॉल स्टेप इज ए बिग लीप फॉर ए ह्यूमन काइंड। ये मानव सभ्यता का एक बड़ी छलांग थी। और अपोलो प्रोग्राम जो है इसमें इसमें बहुत महत्व इसलिए जो 1960 पे जॉन एफ कैनेडी उनका जो प्रेसिडेंट थे उनका कुछ दिन में मृत्यु हुई असैसिनेशन में। तो उन्होंने एक गोल दिए थे अमेरिकन साइंटिफिक कम्युनिटी को कि ये जो 60 का दशक खत्म होने का पहले कोई अमेरिकन आदमी को एस्ट्रोनॉट को चांद पे उतरने का है। और आपको को बड़े बोलेंगे जो 1958 पे पहला सैटेलाइट लॉन्च हुई तब टेक्नोलॉजी का कोई ज्ञान नहीं थी, सबको सभी टेक्नोलॉजी डेवलप करने का थी। और उसमें से एक दशक पे ये जो चंद्रमा पे आदमी का उतरण होगा इससे ये तब लगता था कि ये बहुत बड़ी गोल है, ये संभव नहीं है। हमको अमेरिकन वैज्ञानिकों को दाद देना पड़ेगा। ये वो लोगों ने 10 साल का अंदर 1970 होने का पहले ही चांद पे उत्तरण कराए। और उसके लिए जो जो टेक्नोलॉजी जो बनाया गया था उसमें से सैटेलाइट टेक्नोलॉजी थी, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी थी और जो रॉकेट जो महाकाश यान को चंद्रमा पे उतर के फिर वापस लाने का था। और उनका एक्चुअली इसका कुछ 17 मिशन बने और ये रॉकेट जो नई रॉकेट बनी सैटर्न 5 इसके लिए। इनफैक्ट पहली बार जब सैटर्न 5 पर जब टेस्ट हुई आई थिंक ये 1967 पे होगी। तो वो 67 पे टेस्ट के पहली टेस्ट पे तो आग लग गई। इनफैक्ट वो टाइम पे क्या सोचते जब जो आदमी बैठा है तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा देगा, बट ऑक्सीजन ज्यादा रहने से लॉन्च पैड पे पूरे आग लग गई महाकाश यान पे। और उसी में 3 एस्ट्रोनॉट को का जान चली गई। और इसमें से उन्होंने ये जो पूरा जो 10 जो किए उसमें एक था जो पृथ्वी के छोड़ने का और वापस आने का, उसका बाद चंद्रमा तक जाने का, वापस आने का, चंद्रमा को ऑर्बिट करने का 2 दिन के लिए, फिर वापस आने का, फिर चंद्रमा अपोलो 10 पे चंद्रमा में उतरण करने का एग्जैक्टली पहला स्टेज तक रहने का, वापस आने का। इनफैक्ट अपोलो प्रोग्राम पे उनका डर था जो अपोलो 10 पे जो मॉड्यूल थी वो शायद उन लोगों ने उधर उतर जाएंगे, पर बिना उतर के तो उन लोगों ने इतना फ्यूल रखे थे जे वो उतरे तो वापस नहीं आ सकते, तो इतना कम फ्यूल रखे थे। तो
क्या उनका जो एक्सपेरिमेंट जैसी प्लान थी ऐसे करने का, और ये तो बहुत बड़ी ग्लोरी होगी, तो उनका डर था कि ये अपोलो 11 में कहीं ना कहीं एक में वो ईगल जो मॉड्यूल था वो लेके उतर जाएगा। या फिर अपोलो 10 पे था कि ईगल पूरा घूमेगा, बट वो उतरेगा नहीं, फिर वापस आएगा, उसका रिकवरी होगी। और इसका जब पहली बार उत्तर हुई, नील आर्मस्ट्रांग को सबने याद रखते हैं उतरने के लिए, पर हमको सबसे मेरे जिसको नाम हम लोगों ने भूल गए, ये तीनों महाकाश नभोश्चर का बीच में, ये तो एडविन ऑल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग के दोनों उतरे। पहले नील आर्मस्ट्रांग उतरे, उसका बाद एडविन ऑल्ड्रिन उतरे, बट सबने भूल गए कि ये मिशन पे सबसे बड़ी कामयाबी काम जो किए थे वो थे माइकल कॉलिंस, जो कैप्टन थे, जो ऑर्बिटर पे थे, और जो उनका जो ईगल मॉड्यूल जो उतरा था वो जब वापस आएगा उसका साथ डॉकिंग करके वापस आने का था। ये सबने इन दोनों को याद रखते हैं, तो मेरे ख्याल पे माइकल कॉलिंस का योगदान सबसे महत्वपूर्ण थी इसको पूरा सक्सेस बनाने। तो और एक तो है, मैं भी महाकाश विज्ञान पे था, और मैं अभी सोचता हूँ जो भले उनका पास पैसा बहुत थी, पर ये अभियान के लिए जितना इनोवेशन करने का था, जितना टेक्नोलॉजी इनोवेशन करने का था, ये जो 10 साल पे संभव हुआ, ये सबसे बड़ी उपलब्धि। और खाली इस मामले पे मैं बोलना चाहता हूँ कि इसमें जो सबसे बड़ी जो कामयाब थी एपोलो प्रोग्राम पे, ये है डिजिटल कंप्यूटर का व्यवहार। इनफैक्ट इसमें जो ऊपर में जो कंप्यूटर गए थी, आज तो 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट का सब कंप्यूटर है, मल्टी प्रोसेसर, मल्टी कोर है। पर वो जो कंप्यूटर गई थी वो 4 बिट प्रोसेसर, इनफैक्ट उसको बिट स्लाइस प्रोसेसर बोलते थे। आज का जो कंप्यूटर जो आज बना है, जो चिप्स वाला सेमीकंडक्टर चिप्स, उसी का जनक थी ये प्रोसेसर। मेरे को कभी कभी लगता है कि आज जो हम लोग जो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का जो अग्रगति देख रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी, ये शायद वो टाइम पे ये नहीं होता ना, एक अपोलो प्रोग्राम नहीं होता, तो एक कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर विज्ञान और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का विकास भी आज तक नहीं होता है, और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का भी विकास नहीं होता। दूसरा चीज है, वो जमाना में तो कंप्यूटर नहीं था, जमीन पर भी जो कंप्यूटर थे मेरे को याद है थे, जो कंप्यूटर यूज किए थे वो था आईबीएम का पुराना सीरीज का। उसमें 128 किलोबाइट का मेमोरी था मेरे, और उसमें सबसे ज्यादा जो गणित किया गया था वो ह्यूमन कंप्यूटर से। गणितज्ञ साइंटिस्ट वो हाथ से और स्लाइड रूल से वो प्रोग्राम लिखते थे, उसका हिसाब करते थे। कंप्यूटर का वो व्यवहार ही नहीं था। तो वो जमाना में ये टेक्नोलॉजी बिना सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का सहारे ऑलमोस्ट, और बहुत बहुत कम कंप्यूटर का और हाथ पे लिख के ज्यादा से ज्यादा किया गया था। ये मैं अभी से सोचता हूँ, तो ये परिप्रेक्ष्य पे ये जो उपलब्धि थी, ये बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसका अपोलो 11 का बाद का जो है, लोग अपोलो 17 तक रन किए थे प्रोग्राम। अपोलो 17 तक रन करने का बाद इन लोगों ने बंद कर दिए। इनफैक्ट इसमें उन लोगों ने ऊपर में व्हीकल लेके गए, व्हीकल लेके उसी को ड्राइव किए उन लोगों ने। और सबसे आप लोग को जान के चमक जाएंगे,
वो जो व्हीकल का टायर था वो था स्टील रेडियल टायर, वो पूरा वो स्टील का जाली बना था, और वो जो रेडियल टायर उसमें रबर कुछ नहीं था, और वो कंसेप्ट से आज आप लोग जो रेडियल टायर देखते हैं ना, ट्रक का रेडियल टायर अंदर जो जाली रहता है, उसका अनुप्रेरणा वो महाकाश यान से आई थी। और सबसे जो बहुत बड़ी चीज, आप तो डिजिटल कैमरा सब व्यवहार करते हैं, इसके लिए जो पहला चिप जो बनी थी वो बहुत उसका शायद कुछ 128 बाय 128 पिक्सल का कैमरा था। वो वो भी सॉलिड स्टेट का जो पहली कैमरा वो टाइम पे आविष्कार हुई थी नासा का तरफ से, वो आज हमारा मोबाइल पे आप हम सबका अंग है। और ये आज दुनिया का मैपिंग, इमेजिंग, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी पे बहुत बहुत सहायता की। तो आपको देखने चकित होगी जे एक दशक का अंदर एक देश इतने मेधा को एकत्रित करके इतने सारे नई टेक्नोलॉजी बनाए, जो आज पृथ्वी का जो को टेक्नोलॉजी को शायद एक शतक आगे लेके जा सका। तो सभी ने सोचते हैं जे तो रशियन लोग काहे नहीं गए। इनफैक्ट रशियन जो स्पेस प्रोग्राम थी उसका हेड थे किरलॉफ। इनफैक्ट उनको इतने सीक्रेटली रखा जाता था, ये किरलॉफ को ये कोई उनका नाम से जानता नहीं था। इनफैक्ट रशियन लोगों ने तब तक कोल्ड कोल्ड वॉर का युग थे, तो किरलॉफ सबने बोलते हैं कि किरलॉफ ने जो इंजन आविष्कार किए थे लिक्विड इंजन, वो सैटर्न का लिक्विड इंजन से भी बेहतर थी। और उनका जो स्पेस प्रोग्राम था, ये ये स्पेस प्रोग्राम उन लोगों ने प्लान किए थे कि अमेरिकन का पहले रशियन को चंद्रमा में उतारेंगे। पर ये क्या हुआ था कि किरलॉफ का 1966 पे असैसिनेशन हो गया है। उनको ऑपरेशन टेबल पे कोई मार दिया। वो छोटी सी ऑपरेशन में गए थे, उधर ही कोई मार दिया ऑपरेशन टेबल पे। तो इसीलिए उसका बाद किरलॉफ का मृत्यु के बाद यूएसएसआर ने उनका जो चांद चंद्रमा का जाने के लिए जो कंपटीशन वो पूरा बंद कर दिए। उसका बदले पे उन लोगों ने रिमोटली ऑपरेट करे, जो जो चंद्रमा पे जितने उन लोगों ने जान उतरा है, ये सभी रिमोट कंट्रोल पे हुआ था। और वो रिमोट कंट्रोल से उनका गाड़ी भी उतारे, और वो गाड़ी से उधर से सैंपल भी लिए, ओलेग से वापस भी किए। आप भले रशियन लोगों ने चंद्रमा पे नहीं उतरे, पर आज का दिन पे जो रिमोट कंट्रोल रोबोटिक्स और जो जो नेविगेशन प्रोग्रामिंग देख रहे हैं, ये रशियन ने लोगों ने बहुत बड़ी काम किए थे। और आज आज जो रोबोटिक्स और जो हम जो जितना छलांग देख रहे हैं हमारा, इसके लिए हमको रशियन लोग को धन्यवाद देना पड़ेगा। उन लोगों ने आदमी नहीं भेजे थे, इसीलिए रोबोटिक्स का उन लोगों ने ज्यादा डिस्कवरी किए। ये बहुत बड़ी चीज थी। और दूसरा, इसका भी एक महत्व है कि हमारा जैसे छोटे आदमी भी आज जो महाकाश विज्ञान को हमारा आदर्श से लेके चले, तो उसके पीछे भी ये 1969 का वो जो घटना घटी थी, उसका भी बहुत अवदान है। तो मेरे को याद है, तो मैं तब क्लास 2 में पढ़ता था, तो हमारा टीचर थे मायना दी, उन्होंने
मैं तो बंगाली स्कूल पे पढ़ता था, तो उसमें मायानदी ने वो आनंद बाजार पत्रिका का फर्स्ट पेज लेके सबको दिखा रहे थे। तो वो दिन शायद भारत पे तो अब तो जो जो 20 जुलाई वो अमेरिकन का दिन था, भारत पे उस दिन 21 जुलाई थी। और हमने देखा था 22 जुलाई, मेरे को अभी भी याद है। वो आनंद बाजार पत्रिका का फर्स्ट पेज, कवर पेज उन्होंने स्प्रेड किए, सब बच्चों को बोले जाके देखने का। जी, इस पे चंद्रमा का ऊपर एक आदमी का पद चिन्ह है। हमने जाके देखा, एक के कोई फुटस्टेप है रेती की जैसा, फाइन पाउडर के जैसा कुछ रेती है, उसी का ऊपर व्हाइट कलर का, उसके ऊपर पड़ा। और हमको, मेरे को बहुत मजा लगा था। वो जूता, अद्भुत जूता, उसपे सोल पे सब हॉरिजॉन्टल सब दाग है। तो तब तो क्या, हम लोग तब तो हमारा कोई जूता वगैरह तो कोई इतना कॉस्टली पहनते नहीं थे, बूट पहनना तो बहुत बड़ी बात होती थी। स्कूल पे, हम तो गांव का स्कूल पे पढ़े, हम तो ज्यादा से ज्यादा रबर का चप्पल ही पहनते थे। और बहुत कभी कभी मौका को मिले तो कभी चमड़ा का चप्पल ट्राई किए। जूता तो बहुत बड़ी दूर का मामला है। बट हम, मैंने ताज्जुब हुआ, जो पहले हम लोग को समझ में नहीं है, आज चंद्रमा पे जाके आदमी कैसे जाके पहुंचे। हमने बाद में रात में देखने की कोशिश किया, जमीन से दिखता है कि, हमने देखा किसी को दिखता ही नहीं चांद पे, उस दिन पूर्णिमा थी। तो हमने सोचा जी शायद तो सही नहीं होगा। बट आज तक मेरे को कोई बोले जी आज जो स्पेस साइंटिस्ट बना, कोई इंस्पिरेशन है, तो मेरे को वो दिन बहुत यादगार है। जिसके लिए मैं बाद में को वो रशियन किताब मिलती थी, स्पेस एक्सप्लोरेशन साइंस ये सब। तब तब ये भारत पे, बंगाल पे तो विशेष तो बहुत रशियन किताब मिलती थी, बंगाली कहाँ से। मैं वो, मेरे पिताजी लेके आते थे, मैं उसका पन्ना उल्टा के देखता था। मैं कुछ समझता नहीं था, बट देखता था कुछ बड़ी बड़ी एंटेना, बड़ी बड़ी जान, जो जिसी का, और वो अद्भुत जान जिसमें कोई चक्का नहीं है, ये भी मेरे को समझ नहीं आता था, बट हमने देखते थे। और ये हमारा लिए बहुत अनुप्रेरणा का। और ये हम काहे सेलिब्रेट करते हैं कि ये मानव सभ्यता का एक बहुत बड़ी छलांग थी। अब मानव सभ्यता, कभी कभी सभी कोई बोलते हैं हमारा धर्म पे एक लिखा हुआ है, आदमी जो जो मनुष्य जाति है, वो बाहर से कोई देवलोक से कोई आके बनाए थे सभी धर्म कर्तव्य, ऐसे सब लिखा हुआ है। शायद कभी बाहर से कोई अ, और कोई विज्ञानी आके हम लोग को बना के गए, ऐसा भी हो सकता है, मेरे को पता नहीं है। बट हम बट हमने, जो मनुष्य जाति जो जीव है, वो जाके चंद्रमा में पहुंचे, ये मानव सभ्यता का सबसे बड़ी छलांग है। और ये मानव सभ्यता को बहुत बहुत आगे लेके गया। और और जो युवा पीढ़ी के जो बच्चे जो आज हम लोग को सुन रहे हो वेबिनार पे, तो मैं बताऊं जी, स्पेस टेक्नोलॉजी हमने इस देश पे हमने भी चालू की है। मैं विक्रम साराभाई साहब ने चालू किए, बट वो बहुत लो लेवल के थे। इनफैक्ट विक्रम साराभाई साहब ने थुम्बा में रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के बनाए, बट वो स्टेशन पे वो अमेरिकन वालों ने, नासा वालों ने एक रॉकेट दिए थे। वो खाली कुछ 10 का 40 किलोमीटर तक जा सकता था। तो ये मेट्रोलॉजिकल रॉकेट थी, वो ऊपर जाके कुछ डेटा लेके आता था। तो इसी से थोबा से लॉन्चिंग चालू होता था। और उनका, उन्होंने स्पेस एप्लीकेशन सेंटर पे पहली बार 14 मीटर का डिश बनाए, जो वो कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट करने के लिए।
विक्रम साराभाई का आइडिया पूरा अलग था। उनका था ये हमारा देश तो गरीब देश है कि जो लोग आज का भारत देख रहे हैं वो 1960s का भारत को देखे नहीं है। भारत का हालात बहुत खराब था। तो ये जो और 1960 से 1966 तक भारत पे बहुत फेमिन हुई थी। और भारतवासी तब भी भारत के वो 100 करोड़ आदमी औरत बच्चे का मृत्यु हुई थी। और अमेरिकन वालों ने PL-40 स्कीम में गेहूं लेके दिए थे, जो कोई कोई बोलते थे ये आदमी को खाने का योग्य नहीं, बट वो ले तब खाना भारत में दिए गए थे। और इसी से पेमेंट से हम बच के आए थे। आप वो सिचुएशन से आप बोलो जो विक्रम साराभाई को स्पेस टेक्नोलॉजी का बारे बात करने का ये धृष्टता कैसे हुई, हम इसके लिए मैं तत्कालीन जो हमारा जो प्रधानमंत्री थे उन मैं उनको सराहना करता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, जिनको उनको वो जब देश का हालत बहुत खराब था तभी भी इनका सराहना की। तो उन्होंने बोले थे हमारा जो स्पेस प्रोग्राम देश का मंगल ग्रह चंद्र में जाने का नहीं है। हमारा देश का जो स्पेस प्रोग्राम देश का बेहतरी के लिए व्यवहार हो गया। तब सबको आइडिया नहीं था। तो उन्होंने नासा का साथ एक चुक्ति किए जे उनका कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिम्फनी को उनको भारत का ऊपर लाएंगे और उसी से भारत पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन का शुरुआत करेंगे। इनफैक्ट तो आप लोगों को सुनने में आश्चर्य होगी, जो अमेरिकन वालों ने जो महाकाश पे जब चंद्रमा पे आदमी उतार लिए थे वह उनका देश पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन नहीं थी। उनका देश पे भी चारों तरफ केबल से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जाते थे। इनफैक्ट आप लोग जो सीसीएन के देखेंगे ना, सीएनएन का पूरा फॉर्म है केबल न्यूज नेटवर्क। तो अमेरिकन पे तभी भी केबल न्यूज नेटवर्क। इनफैक्ट वो लोगों ने कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजे थे सिम्फनी 4, बट अमेरिकन वालों ने नासा वालों ने देखे उधर कोई भी वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में उत्साही नहीं है। तो उनका पास एक सॉल्यूशन था, बट सामने कोई प्रॉब्लम नहीं था। सबने बोलते केबल से काम चलता है तो सैटेलाइट का क्या जरूरी है। और विक्रम साराभाई ने सोचे थे ये हमारा देश का प्रॉब्लम जो है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, छोटी छोटी प्रॉब्लम। शिक्षा नहीं है, कृषि का फसल अच्छा नहीं है, और ट्रेनिंग नहीं है। बट ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम वो इतने विस्तारित है, वो पैसा दे के भी सॉल्व नहीं हो रही। मैं आपको बताऊं, ये एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन बढ़ाने का, लिटरेसी बढ़ाने का, आप पैसा दे के स्कूल बना सकते हैं, पैसा दे के छात्र को ला सकते हैं, आप पैसा दे के टीचर खरीद नहीं सकते। टीचर खरीदने के लिए, टीचर बनने के लिए उनको बीएड प्रोग्राम पढ़ना पड़ेगा, उनको पढ़ के ट्रेनिंग देना पड़ेगा तभी पढ़ाए। और एक टीचर आके क्लास पे 40 से 50 से ज्यादा छात्र छात्री को पढ़ा नहीं सकते। आप सोचो पूरा भारत पे तो बहुत द्रुत शिक्षा में जो कमियां थी वो दूर करने का हो तो ये संभव नहीं था। ये खाली टीचर बढ़ा के हम नहीं कर सके, इसके लिए बहुत टाइम लगता है। तो विक्रम साराभाई ने प्लान किए ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन का माध्यम पे दूर दूर गांव पे शिक्षा का विस्तार करेंगे टेलीविजन का माध्यम पे। और ये होगा रिमोट एजुकेशन। तो एक टीचर अहमदाबाद पे बैठ के मध्य प्रदेश में सैकड़ों स्कूल पे एक साथ अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं। पर विक्रम साराभाई का
एक असामयिक मृत्यु हुई 1971 31 दिसंबर को, तो साल का आखिरी दिन था, रात का उनका मृत्यु हुई। बहुत सारे संदेह है किस लिए मृत्यु हुई, वैसे मैं उसमें नहीं जाने चाहता हूँ, पर उन्होंने देख के नहीं गए, बट उनका जो शिष्य थे उसमें मैं नाम लूंगा प्रोफेसर जसपाल, प्रोफेसर चिटनिस और उनका साथियों ने 1975 पे साइट प्रोग्राम करे, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। उसमें पूरा भारत पे कुछ 1500 गांव चुने, उसमें राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात और 6 प्रदेश लिए थे एक्सपेरिमेंट के लिए, और एक मैं बोल जा रहा हूँ, शायद यूपी होगा। और उसमें ऐसे गांव चुने जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो ये प्रोजेक्ट के लिए इसलिए जसपाल साहब ने चुने, ये उधर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो गांव वालों के लिए तो कुछ भी जक मार के वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों ने इलेक्ट्रिसिटी लेके आएंगे। आज का जैसा नहीं, ये सबका घर पे इलेक्ट्रिसिटी, आज तब वो टाइम पे शायद भारत पे 10% जनता का घर पे इलेक्ट्रिसिटी जाती थी। तो लंठन, हैजाक, ये सब भी तब व्यवहार होती थी ज्यादा से ज्यादा, और बड़े बड़े शहर पे इलेक्ट्रिसिटी रहती थी। तो वो 1500 गांव पे सिंपल सैटेलाइट के माध्यम से वो लोग लोकल डिश बनाए, डिश बना के वो बड़ी, वो 850 मेगाहर्ट्ज पे, तो एंटेना भी बड़ी होती थी। तब भारत पे तब टीवी बनाना चालू हुई, इसी बोल के बार्क का टीवी डिजाइन किए बार्क वालों ने, एटॉमिक एनर्जी कमीशन वालों ने। वो टीवी लाके, वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रहती थी, बट उसी से गांव वालों को पहली प्रोग्राम चालू हुई जो उनका 6। और इसमें जो आज आज जो सैटेलाइट टेलीविजन जो देख रहे हैं, सैटकॉम देख रहे हैं, इसका शुरुआत भारत पे हुई थी, अमेरिका पे नहीं हुई थी। इसका जो एप्लीकेशन हुई थी, आज जो इंफोटेनमेंट बोलते हैं ना, जे आम एंटरटेनमेंट का बीच में इंफॉर्मेशन देते थे, तो वो टाइम पे विक्रम साराभाई, तब तब जो प्रोग्राम जो अहमदाबाद पे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में बनती थी और सैटेलाइट का माध्यम से ट्रांसमिट होती थी, तो पढ़ाई बोरिंग ना होए तो इसीलिए वो पढ़ाई का साथ साथ कुछ गाना बजना, ड्रामा, थिएटर का माध्यम से पढ़ाई का चालू हुआ था। इसी को आज का जमाना में हम लोग इंफोटेनमेंट बोलते हैं। तो इसी का शुरुआत भी इसरो पे हुई। और जो सैटेलाइट डिश एंटेना आप सभी जगह घर पे देख रहे हैं ना, तो सैटेलाइट का माध्यम पे टेलीविजन, इसी का भी शुरुआत विश्व पे पहली बार भारत पे हुई, इसरो का साइट प्रोग्राम का माध्यम से। और ये साइट प्रोग्राम का फॉलो अप पे हम पीस पे टेलीविजन ट्रांसमीटर लगाया गया था, उसमें से टेलीविजन ट्रांसमीटर का माध्यम से पूरा शहर को हम टेलीविजन सिग्नल भेज सकते थे। तो टेलीविजन का जो मूवमेंट, टेलीविजन, तो ऐसे जो प्रचार करने का जो, ये भी साइट प्रोग्राम में शुरू हुई। इसरो पे टेलीविजन का जो विप्लव चालू हुआ, इसका शुरुआत भी साइट प्रोग्राम से हुई। तो कुल मिलाए, और सबसे जो आप लोगों ने जो कोविड पीरियड पर देखे ना, घर पे बैठ के इंटरनेट के थ्रू से रिमोट पढ़ाई करने का, तब इंटरनेट नहीं था, उस सैटेलाइट का माध्यम से रिमोट पढ़ाई पहली बार चालू हुई। तो ये जो, भले हमारा पास सैटेलाइट टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट हम दूसरे का पास जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी थी, उन लोगों को एप्लीकेशन का आइडिया नहीं था। हमारा पास एप्लीकेशन का आइडिया था, बट सैटेलाइट नहीं थी, तो हम दूसरों को सैटेलाइट लेके भारत पे पहली बार जो एप्लीकेशन की। और इसलिए इसरो को कम्युनिकेशन का नोबेल प्राइज बोला जाता है, मार्कोनी अवार्ड वो दिया गया था।
ये पहली बार सैटेलाइट कम्युनिकेशन डेमोन्स्ट्रेट करने का। इसके बाद इसरो वालों ने कम्युनिकेशन सैटेलाइट बनाए, पहले एप्पल सैटेलाइट बनाए। इसके बाद आज तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन चारों तरफ है। आप झुग्गी झोपड़ी में भी आप देख सकते थे छोटे डिश, और आजकल तो छोटे इंटरनेट का बैकहॉल पे भी जाती है। और आप कहीं पे भी जाओ, आप जो नेविगेशन सिग्नल मिल रहा है वो भी हमारा नाभिक सैटेलाइट से आते हैं। अभी रिमोट सेंसिंग से हम लोगों ने, इसरो वालों ने काम किए, रिमोट सेंसिंग। इसमें भारत का दशा बदल गई। भारत आज, एक जमाना में भारत पे फसल नहीं रहते थे, भारत में दुर्भिक्ष होते थे। आज भारत पे एक्सेस फूड प्रोडक्शन होती है, और सरकार मुफ्त पे 80 करोड़ लोग को राशन का माध्यम से फ्री में फूड वितरण करते हैं। आप देखो कितना फर्क पड़ी। और ये जो आज जो फूड सिक्योरिटी हुई है, ये भी बोलना पड़ेगा कि वो जमाना में चासियों का जो चासी थे दूर दूर गांव पे, उनको शिक्षा देने साइड प्रोग्राम में कृषि दर्शन प्रोग्राम बने। ये बात पे दूरदर्शन पे बहुत दिन चलते थे, कैसे जमीन पे उगाई करने के लिए क्या क्या सार व्यवहार करने का, बीज कैसे वपन करने का, फसल का डिफरेंट स्टेज पे कैसे उसका पानी देने का, क्या क्या कीड़ा का मामले पे सावधानी लेने का, क्या क्या कीड़ानाशक दवाई देने का पड़ता है, उसका करने का, ये सब शिक्षा गांव गांव पे दिया जाती थी सैटेलाइट का माध्यम से और टेलीविजन का माध्यम से। ये आपको जो शहर, हम लोग जो शहर पर रहते हैं, उनका पास तो इसका कोई महत्व नहीं होगा, बट एक समय गांव गांव पे चासियों ने वो देखते थे। आज जो 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 रेवोल्यूशन हुआ, कृषि रेवोल्यूशन, जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी के नेतृत्व में, और हमारा महान नेता जगजीवन राम जी बिहार का, उन्होंने जब कृषि मंत्री थे, हम लोग उनका अवदान भूल जाते हैं। पर ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन करने का जो इसका आइडिया पहले था जगजीवन राम का, उन्होंने सबको लाए, बाहर से साइंटिस्ट लाए, नोबेल लॉरेट लाए, सुब्रमण्यम साहब को भी लाए, नॉर्मन बोरलॉग को लाए, जिसमें से आज जितना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का शुरुआत हुई, भुवनेश्वर से शुरुआत हुई थी, पूसा पे भी है। तो आज एग्रीकल्चर पे हम लोग पूरा पूरा पूरी आत्मनिर्भर है। हमको बाहर से अब मंगाना नहीं पड़ता है, गेहूं चावल कुछ भी। और हमारा जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बना है, तो आजकल सरकार को पहले से पता चलता है कि हमारा देश पे कभी क्रॉप, कौन सा क्रॉप किधर खराब होने वाला व बेहतर होने वाला, क्रॉप का एस्टिमेट कैसा होगा, हमका पड़ोसी पे भी कैसा क्रॉप होगा, आपका पड़ोसी का भी घर पे क्या कैसे क्रॉप होगा वो भी जानना जरूरी है। जैसे बांग्लादेश में क्रॉप खराब होती है, वियतनाम में क्रॉप खराब होती है, तो भारत से स्मगलिंग नहीं हो तो उसका भी व्यवस्था करना पड़ता है। और भारत पे गन्ना का खेती, हम क्रॉप खराब होगा ये हम 3 महीना पहले बता सकते हैं हमारा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से। तो गवर्नमेंट किसी को नहीं बता के चुप से ब्राजील से सस्ते पे गन्ना बुक कर सकते हैं। अब किसी को पता चला कि भारत पे इस बार गन्ना का फसल कम होने वाला, तो ब्राजील का गन्ना का भाव बहुत बढ़ जाएगा। तो आज रिमोट सेंसिंग के माध्यम से जो प्राइस कंट्रोल, प्रोडक्शन कंट्रोल जो हो रहा है, ये भी बहुत काम में हुआ है। और आजकल का देखिए, एक समय पता नहीं था, आपको मैं बताऊं, देखो साइक्लोन अभी भी आती है, तभी भी आता था। आप 60 दशक का, 70 दशक का, 80 दशक का भी आप देख लो, जे हर साल कोई बड़ी साइक्लोन और हजारों हजारों संख्या पे हमारा जनता का मृत्यु होती थी।
आजकल वो नहीं हो रहा है। इसका कारण है हमारा जो मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है। हम तूफान आने वाला है तो हम 7 दिन पहले ही बता देते हैं। तूफान में कैसे किसको कहाँ कहाँ से होने वाला है, तो उधर से हम आदमी जानवर इनको जो हटाना पड़ता है, जो जो व्यवस्था लेना पड़ता है सरकार को, वो कर सकते हैं। ये पहले से तैयार रहते हैं। तो आजकल भी ऐसा ही साइक्लोन आता है, हर साल भी साइक्लोन आता है, पर उसमें मृत्यु 1 2 3 ऐसा ही होती है, और जान माल का भी नुकसान नहीं होता है। तो ये बड़ी बड़ी उपलब्धि है। और मेरे बारे पे बोलूं तो मैं रेडार का आदमी हूँ। मैं इसरो में जब ज्वाइन किया था, वो लोग कैमरा और कम्युनिकेशन सैटेलाइट में सब बहुत इन्वेस्टमेंट होती थी। तो मैं पहला एम्प्लॉय था माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग। तब किसी को पता नहीं था माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग की छोटी ग्रुप थी। वो लोग ये कुछ रेडार बनाने का कोशिश कर रहे हैं। रेडार का एक फायदा है, रेडार का फायदा है ये दिन रात कभी भी ये इमेज ले सकता है। कैमरा से इमेज लेने के लिए क्लाउड फ्री, जो आकाश पे बादल नहीं रहने का, बारिश नहीं होने का, कुहाड़ा नहीं रहने का, धूल अ, धूल का तूफान नहीं रहने का, और तभी जाके अच्छा इमेज हो सकती है। और दिन का पूरा टाइम पे सनलाइट का वेरिएशन होती है, तो इसीलिए जब इमेज, जैसे हमारा भी इमेज सुबह लो, दोपहर को लो, शाम को लो, जैसा अलग अलग दिखता है, ऐसा अलग अलग दिखता है। तो इसीलिए हमारा जो जितने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, रेडार, जो कैमरा वाला सैटेलाइट, वो दिन पे 9:30 से 11 का बीच पे खाली चित्र लेते हैं, सो जाते स्टैंडर्डाइजेशन हो सके। और रेडार आने से ये चकित हो गया, तो आपको एक चित्र कभी भी ले सकता है, दिन पे ले सकता है, रात पे ले सकता है, ऐसे। बट बट मेरा नसीब इतना अच्छा था, मैं था पहला एम्प्लॉय, तो हमने तो धीरे धीरे चालू किए। हमने प्रथम एयरबोर्न सार बनाए, किसी को पता नहीं था कैसे रेडार बनाने का, कैसे फ्लाई करने का, हम उससे बनाए। उसको सिंथेटिक अपर्चर रेडार बनाया, प्रोसेस करने का, वो भी कंप्यूटेशन, प्रोग्रामिंग क्या करने का, पैरेलल कंप्यूटिंग, हम 1900 और 2000 तक वो सब किए हैं। उसके बाद हम लोगों ने आरआई सैटेलाइट बनाया, वो मैंने उसमें लीड रोल में था। आरआई सैटेलाइट इसमें से बहुत बदल हो गई। जो हमारा कृषि का एस्टिमेट है, हमारा जो था, जो आईआरएस पे हमारा खरीफ क्रॉप का एस्टिमेशन नहीं होता था, कि खरीफ क्रॉप जो है वो टाइम बादल पूरा भरा रहता है बस पूरा भारत पे, तो क्रॉप का इमेजिंग संभव नहीं है। तो आरआई सेट आने से ये खरीफ क्रॉप का एस्टिमेशन बहुत आसानी हो गई। अब क्या है, ये रेडार क्लाउड का थ्रू से भी इमेज ले सकता है, और प्लांट मैपिंग के बहुत सहारा बने। इसका बाद इन्होंने ये रेडर पे हमने और भी फाइन रेडर बनाया, रिसेट 2 सीरीज, चांद पे भेजने का, जो डुअल फ्रीक्वेंसी सार, एल और एस बैंड सार, ये भी हम लोग बनाए। ये भी बहुत कम, ये बहुत बड़ी चैलेंज थे मिनिमाइज करने का। उसका वक्त हम पता कर सकते थे कि चंद्रमा में जो जो वो जो गवर है उसका अंदर जो पानी जो है, पानी उधर डर्टी आइस बोल के रहता है, धूल का साथ मिला होकर बर्फ जमा होता है। तो हम उसी का कितना एस्टिमेट है वो भी हम कर सके, वो अभी भी काम कर रहा है वो सर। और मेरे बहुत खुशी होगी जो अगला महीना पे एनआईसा, नासा, इसरो सार जा रहा है, जहाँ नासा वालों ने एल बैंड साथ दिया और हम लोगों ने एस बैंड साथ दिया। मेरे को बहुत गर्व होती है कि रिसेट सीरीज और ये नासा नाईसर का सार, चंद्रयान का सार बनाने का, डिजाइन करने में मुख्य भूमिका लेने का सौभाग्य मिला। और तभी मेरे को कोई बोले कि आपका सबसे बड़ा कृतित्व है, तो मेरे को अभी भी याद है, हमने गए थे पुरी पे, हम
फैमिली, मेरे वाइफ, 2 बच्चे गए थे। मेरे छोटा बेटा का कुछ अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा थोड़ा चैलेंज है, तो हम उसके लिए पूजा करने गए थे पूरी। और वो दिन था 5 अक्टूबर 1999। और वो दिन ही जब हम ट्रेन पे थे, तभी उड़ीसा साइक्लोन शुरू हुई थी। और हमने आंखों में देखे जो ध्वंस लीला, हमने जब बात पे जब वापस आने का हालत पे आए, हमने देखे जे बालेश्वर क्रॉस कर रहे थे, कलकत्ता आ रहे थे, तो रास्ता पे गाय बछड़ा का लाश का साथ, अब आदमी बच्चे औरत सबका लाश भी गला पचा हालत में फ्लोटिंग रहता था पानी के अंदर। मेरे को तब बहुत घृणा आई ये सब में। फिर भी लगा कि इतने हद भी हमारा टेक्नोलॉजी रहते भी हम प्रेडिक्ट कर नहीं सके जो तूफान कहाँ आएगा, कितने स्पीड पे आएगा, ये कर नहीं सके, तो अभी इतना जान माल का नुकसान हुई है। तो हमने बाद में आके जब रिसर्च का साथ साथ स्कैट्रोमीटर बनाने चालू किए। वो एक इंस्ट्रूमेंट रेडर, जिसमें से समुद्र का ऊपर का जो हवा बहती है, वो उसका दिख और वो कितना स्पीड है वो बता सकते हैं। और ये बनाने का बाद है ना, आप देखेंगे जब से 2009 में हमने ओशन सेट स्कैट्रोमीटर भेजा, अभी 3 स्कैट्रोमीटर है, 2 स्कैट्रोमीटर है उन पे। अभी हम लोगों ने तूफान का शुरुआत से ही हम तूफान का एस्टिमेट है, जो आपने जो ऑप्टिकल कैमरा पे इनसेट सीरीज बाय जीसेट सीरीज से जो छवि आती है ऊपर का क्लाउड का, वो नीचे जो हवा जो चक्रवात जो हवा घूमती है, तो उसका कोई खबर नहीं मिलती है। और स्कैट्रोमीटर के थ्रू से साइक्लोन कब चालू होने वाला है, कितना गंभीर उसका हो सकता है, और कहाँ जाके पहुंच सकता है साइक्लोन, पहुंच हवा तूफान कहाँ पहुंचता है, हम पर 5 से 20 किलोमीटर एक्यूरेसी में बता सकते। आप देखेंगे जब से 2009 से स्कैट्रोमीटर हमने लॉन्च किया है, भारत पे तूफान पे मृत्यु की संख्या 1, 2, 3 ऐसे नंबर पर रह गए। और हम लोग जैसे बता सकते थे एग्जैक्टली कहाँ पहुंचेगा, कौन सा गांव पहुंचेगा तूफान, तो हम खाली बहुत छोटी एरिया ही हमको आजकल क्लियर करना पड़ता है। पूरा उड़ीसा क्लियर नहीं करना पड़ता है, पूरा बिहार बंगाल क्लियर नहीं करना पड़ता है। तो इसमें से तो मेरे को बोले जी आपका सबसे कामयाबी कौन सा है, मैं बोलूं ओशन सेट, जिसमें आज इतने आदमी का बेगुना बच्चे, आदमी, औरत और जो बेजवान जानवर का प्राण बचा सका, इसका कमी नहीं। आजकल तूफान आती है वो अब पहला पेज पे नहीं आती है न्यूज़पेपर पे, वो आखिरी पेज पे आती है। अब मेरा रिटायरमेंट हुआ 2021 पे, तो हम जा सकते थे कहीं पे प्रोफेसर होके, और कोई इसरो में प्रोफेसर होके कुछ आराम से रिटायरमेंट का जिंदगी गुजर सकते थे। तो हमने सोचा कि कायना एक रेडार का कंपनी बना। इसरो जहां तक बनाया, हम उससे भी बेहतर रेडार बनाएंगे, सस्ता पे बनाएंगे, और बहुत सारे बनाएंगे कॉन्स्टलेशन। और हमने एल और पी बैंड पे बनाना चालू किए। अभी हम ड्रोन पे फ्लाई कर रहे हैं हार्डवेयर। अगला साल एंड पे हमारा पहला सैटेलाइट जाएंगे। हम 60 सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन करा रहे हैं। तो भगवान का आशीर्वाद से और इन्वेस्टर का आशीर्वाद से काम आगे बढ़ रहा है, और काम बहुत तेजी से चल रहा है। और मेरे ख्याल और हमारा कंपनी का नाम दिया है शिशिर रेडार। ये शिशिर कोई एब्रिविएशन नहीं है, ये मैं एक बड़ी साइंटिस्ट थे जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी रेडियो फिजिक्स का प्रतिष्ठाता है, शिशिर के मित्र, जिन्होंने डी लेयर और स्पोराडिक ई लेयर डी लेयर आविष्कार किए किए थे। और
जिनका कॉन्सेप्ट का ऊपर आजकल आयन थ्रस्टर बनती है, उन्होंने आइडिया देते थे जो इनर्ट गैस को भी आयनाइजेशन किया जाता है और एटमोस्फेयर पे, इसलिए आयनाइजेशन लेयर बनता है नाइट्रोजन आयनाइजेशन से। तब कोई विश्वास नहीं किए थे, अभी उसमें से आयन थ्रस्टर बनती है। और उन्होंने, उनका नाम पे, मैं उनको सभी ने जानते हैं, वाटसन वाट रेडर का आविष्कर्ता है, पर मेरे ख्याल पे बहुत पहले माइक्रोवेव से दूरत्व मापने का जो क्षमता है वो कोई डेमोन्स्ट्रेट किया है, तो कलकत्ता में बैठ के शिशिर के मित्र किए थे। मैं उनका नाम पे कंपनी का नाम रखा हूँ। तो हम अभी एक काम पे व्यस्त है, और एक है कि एक जो महाकाश विज्ञान कोई अलग विज्ञान नहीं, ये इसके लिए वही फिजिक्स, वही केमिस्ट्री, वही इलेक्ट्रॉनिक्स, वही सर्किट, वही रेडार, वही कैमरा, सभी से व्यवहार होते हैं। खाली एक ही फर्क है, जो इंडस्ट्री में व्यवहार होते हैं इधर भी वो व्यवहार होते हैं। खाली एक ही फर्क है, कोई यंत्र हम पृथ्वी में बनाए, कोई गाड़ी बनाए जो खराब हो तो कभी किसी को बुलाकर रिपेयर कर सकते हैं, पर महाकाश पे कुछ चीज खराब हो गया तो उसको रिपेयर करने किसी को बुला नहीं सकते, कोई मैकेनिक को। तो हमको खाली ये टेक्नोलॉजी पे, वही प्रोपल्सन वही है जो मिसाइल पे व्यवहार होते हैं, जो एयरक्राफ्ट पे व्यवहार होते हैं, जो ये सभी चीज है जो टेक्नोलॉजी, बट हमको बहुत रिलायबल करना पड़ेगा। अभी खाली इसरो अकेला नहीं, अभी करीबन भारत पे करीबन 170 का ऊपर अभी स्पेस स्टार्टअप है। आज आज हमारा टाइम पे हम लोग को जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम थी, और तब इसरो को कोई जानते नहीं थे। हम 84 में इसरो पे ज्वाइन किए, तो तब इसरो को कोई जानते नहीं थे। तो वो टाइम से आज इसरो ऐसा है, तो ये बहुत सबका घर नयन मनी होके बैठा है, सबका आंखों पे रखते हैं। आज शुभांशु शुक्ला को लेके कल वापस है, और हमारा भी गगनयान जाएगा। पर वो टाइम पे कुछ नहीं थी, तो मैं आपको सर अभी मौका बहुत है। इसरो में 13,000 इंजीनियर है, बट इसरो का बाहर अभी जो टेक्नोलॉजी बन रहा है, मेरे ख्याल पे अगला 10 साल पे करीबन 1 लाख का ऊपर स्पेस साइंटिस्ट लगेगा। स्पेस टेक्नोलॉजी का जैसे बढ़ोतरी हो रही है, तो इसके लिए हमारा युवा पीढ़ी को तैयार होना पड़ेगा। स्पेस साइंस कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है, एक ही सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं, जो फिजिक्स आप पढ़ते हैं, स्पेस साइंटिस्ट वही फिजिक्स पढ़ते हैं, खाली इसका एप्लीकेशन अलग होती है। और इसका टेक्नोलॉजी पे रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, और एक्सट्रीम टेम्परेचर और एक्सट्रीम लो प्रेशर पे काम करने, वैक्यूम पे काम करने का इतना ही हमको कैपेबल करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि आज का दिन है, बच्चों को और युवा पीढ़ी को अनुप्राणित करेगा। जो चीज, जो क्षमता मानव जाति दिखाया था 1969 में, हम उसको आगे जाने के लिए और भी आगे ले सकते हैं। हम शायद दूसरे से थोड़ा लेट हो गए, बट हर एक के लिए, कोई भी देश के लिए आप सोचो, हम वो टाइम पे देश का हालत जो था और आज जो हालत है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। मैं वो टाइम देखा हूँ, मैं आज का टाइम भी देखा हूँ। आज का बच्चों जो 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 सुविधा मिलती है हमको वो नहीं मिली। तो आप लोग को, तो हम लोग जब सुविधा नहीं थे तब उससे बड़े होके जब इतना तक आगे ले जा सके, आप लोग इतने सुविधा मिले हैं, तो आप लोग और भी ऊंचाई पे देश को ले जा सकेंगे, ये मेरा विश्वास है और ये मेरा आशा है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।